बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ में हामिद मीर साहब ने क्या बयान दिया, वो मुकम्मल बयान मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि असद तूर साहब ने इस ह्यूमन राइट्स कमेटी को क्या बताया, जिसको हेड करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। मैं जब पहुँचा तो उस वक्त हामिद मीर साहब की बात शुरू हुई, उसके बाद असद तूर ने बात की, इसके बाद मुनीज़ जहांगीर ने क्या कहा, शीम मज़ारी साहिबा की बेटी ने क्या कहा और लोगों ने क्या कहा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं देख सका कि जब बिलावल ये इस कमेटी के शुरू में आए तो असद तूर साहब उसी तरह उनको घुटनों तक झुक के मिले जिस तरह से वो मौलाना फजल रहमान को मिले थे, घुटनों से कोई 2-3 इंच ऊपर नीचे ही वो झुके थे। तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि उस वक्त तक सब बैठे थे और इजलास चल रहा था जब मैं वहाँ पर पहुँचा। तो असद तूर साहब ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तमाम कमेटी मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मुझे सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो वाक़यात हुए हैं उनके मुतालिक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वाक़या होने से कबल ही कुछ चीज़ें इनिशिएट होने लग जाती हैं। पहले 1 साल कबल मेरे ऊपर एक FIR काटी गई, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत अहम थी। इससे पहले मैं जिस इदारे में काम करता था उससे मुझे और मेरी एंकर अंबर शमसी को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया गया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। उसके फ़ौरन बाद हम घर ही जा रहे थे कि मेरे ऊपर FIR हो गई। यानी पहले जो हमारे लिए एक अम्ब्रेला थी चैनल की, उस अम्ब्रेला को ख़त्म किया गया और उसके फ़ौरन बाद FIR जो है वो कर दी गई। FIR जो है वो पीका लॉ के तहत की गई। पुलिस ने FIR दर्ज की। जब हमने अदालत में जाकर इसको चैलेंज किया तो अदालत में पुलिस ने ये बात मानी कि ये उनका दायरा इख्तियार नहीं था, ये दायरा इख्तियार FIA का था और उन्होंने कहा कि हमने ये मामला FIA को भेज दिया है। असद तूर ने कहा कि रावलपिंडी की आखिरी यूनियन काउंसिल में मेरे ऊपर FIR दर्ज की गई और ये जिसकी मुद्दईयत में दर्ज की गई वो हाफिज एहतशाम है जो लाल मस्जिद का इंतहा पसंद है, और मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मैंने फ़ौज रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। तो वो कहते हैं कि जब पुलिस ने ये मामला FIA को भेज दिया तो FIA ने कहा कि हमारे पास मवाद नाकाफ़ी है। मैंने उन्हें कहा कि जो आपके पास मवाद है, मटीरियल है, वो मटीरियल मुझे दें, लेकिन वो मटीरियल हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। उसके बाद असद तूर कहते हैं कि अदालत ने वो FIR ख़त्म कर दी जब FIA ने यह कहा कि FIR के लिए मवाद जो है वो नाकाफ़ी है। उसके बाद असद तूर कहते हैं कि मैं 4 माह तक 5 अदालतों में मतलब जाता रहा। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए आरिफ न्याज़ी साहब पर, एडिशनल सेशन जज हैं, और ये मैं आपको बता दूँ कि कुछ अर्सा पहले एक केस के बारे में मैं जानता हूँ। एडिशनल सेशन जज आरिफ न्याज़ी साहब के पास वो केस था और बहुत उन्होंने फेयर अंदाज से वो केस सुना और मेरिट पर उन्होंने बिल्कुल दबंग फैसला दिया। मुश्किल केस था, बहुत दबाव थे, बहुत कुछ था, लेकिन आरिफ न्याज़ी साहब ने बहरहाल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया। तो उन्होंने असद तूर ने जो है वहाँ बैठ कर कमेटी में उन पर इल्ज़ामात लगाए कि जिस दिन हम वहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे कि एडिशनल सेशन जज आरिफ न्याज़ी ने FIA को कहा कि आप इस पर FIR दें और इसका मोबाइल कब्जे में लें। तो हमने कहा कि इस जज के आगे तो हमें केस अपना चलाना नहीं चाहिए। तो मेरे वकला ने कहा कि हमें केस विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो हमने उन्हें कहा कि हम केस विड्रॉ करना चाहते हैं। तो आरिफ न्याज़ी ने कहा, एडिशनल सेशन जज आरिफ खान न्याज़ी ने कहा कि आपका FIA गिरफ्तार कर सकती है। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है। तो जब हम बाहर से अदालत से बाहर निकलने लगे तो जज आरिफ न्याज़ी ने FIA इंस्पेक्टर को कहा कि तुम्हें पता है कि तुम इसके खिलाफ कार्रवाई ना करके तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अब ये सारे इल्ज़ामात ज़ाहिर है आरिफ न्याज़ी साहब की गैर मौजूदगी में लग रहे हैं। आरिफ न्याज़ी साहब अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते, वन साइडेड स्टोरी है। और इससे पहले आप अगर असद तूर साहब की वीडियो जाके देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी जो है वो सच ये बोलते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि मेरे ज़ाती तौर पर मुझे पता है कि आरिफ न्याज़ी साहब मैंने एक केस के हवाले से उनको जानता हूँ जिसमें उन्होंने ऑन मेरिट ज़बरदस्त फैसला दिया। उसके बाद असद तूर कहते हैं कि हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया। मैंने फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया। मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस तरह की बातें नहीं करता। मैंने कहा जी बिल्कुल वो नहीं करते, लेकिन मैं करूँगा। मेरे वेलविशर्स ने मुझे पैगामात दिए। उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री पर आप बात ना करें, मीडिया भी बात नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा कि मीडिया बात नहीं करता तो ना करें, मैं इसलिए मैं तो करूँगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जब मीडिया के बारे में बात करता हूं तो मैं हार्श लहजे में बात करता हूं। मीडिया पर बात करते हुए मैं ज़्यादा हार्श हो जाता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे मुकद्दस पेशे से
की बदनामी हो रही है लोगों की वजह से जिनके खिलाफ मैं वीडियोस करता हूं मीडिया के, इसलिए मैं ज़रा हार्श हो जाता हूं। और उन्होंने कहा कि मैंने शिफा यूसुफजई पर एक तनकीदी वीलॉग किया। उन्होंने शिफा यूसुफजई ने गलत खबर दी, मैंने वीडियो की और मैंने हार्श लहजे में वीडियो की। और इससे पहले मैं इसी लहजे में कामरान खान, आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज खान के खिलाफ भी वीडियोस कर चुका हूं। और मैंने पूरे वीलॉग में जेंडर पे बात नहीं की, मैं उनको एंकर कह के मुखातिब करता रहा शिफा यूसुफजई पर। और उन्होंने कहा कि मुझ पर तनकीद भी हुई कि मैंने खातून के बारे में इस तरह की उसके हवाले से वीडियो की और मैंने हार्श लहजे में बात की। तो मैंने कहा कि खातून की बात नहीं है, मैंने उनके प्रोफेशनल कंडक्ट में बात की है। तो वो अब आ जाए यहाँ पर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया शिफा यूसुफजई पर, और वो साथ ईमान मजारी बैठी थी, सारे लिबरल खूनी लिबरल्स, एक साइड पे हामिद मीर बैठा है, एक साइड पे ईमान मजारी साहब बैठी हैं। और वो क्या बात कर रहे हैं आगे सुनिए। वो कहते हैं कि 2 हफ्ते बाद जब मैंने शिफा यूसुफजई के हवाले से वीडियो की, उसके 2 हफ्ते बाद इंटरेस्टिंगली मैंने फैजाबाद धरने के तनाजुर में वीलॉग किया। मैंने उस वक्त क्रिटिसाइज किया जब टीएलपी वाले हमारे पुलिस के भाइयों को मार रहे थे, तो मैंने सख्त वीलॉग किया। उसमें मैंने 4 जर्नैलों का नाम लिया। मैंने सवाल किया कि फैजाबाद धरना केस में 4 जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जिस दिन मैंने ये वीलॉग किया उसी दिन शिफा यूसुफजई ने ट्वीट करके कहा कि मैं असद नूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही हूं। यहां पर अपनी गुफ्तगू में, अपने इशारों में, अपने वो जिस तरह से बात कर रहे थे, असद नूर ने यह एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और शिफा यूसुफजई पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो इसलिए उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का उन्होंने ऐलान किया क्योंकि उन्होंने यानी असद नूर ने 4 फौजी जर्नैलों के खिलाफ बात की। तो जो शिफा यूसुफजई हैं उनके बारे में उन्होंने तासुर ये देने की कोशिश की कि वो प्रॉक्सी के तौर पे, फिर उन्होंने कहा कि जी अब मैं इस केस में इसके खिलाफ करूंगी जो इसने मेरे हवाले से वीडियो की है। यहां पर वो कहते हैं कि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि 2 हफ्ते बाद उन्हें एहसास हुआ है कि मेरी हद तक हुई है। ठीक है, ये उनका हक है। और उन्होंने FIA से रब्ता किया। साथ बैठी हुई ईमान मजारी जो हैं वो मीशा शफी जैसी खवातीन की तो बड़ी सपोर्टर हैं जो साल साल बाद इल्ज़ाम लगा देती हैं बगैर किसी सबूत के। और ये खूनी लिबरल्स जो हैं, ये माफिया जो है पूरा लिबरल्स का, ये औरत मार्च वालियां, ये सारी कहती हैं कि अगर एक औरत 50 साल बाद भी किसी पे इल्ज़ाम लगाती है तो ये उसका राइट है कि उसके साथ 50 साल पहले गलत हुआ था तो 50 साल बाद वो इल्ज़ाम लगा रही तो क्या हो गया। और वो बैठा हुआ असद नूर जिसने पहले गलत जबान इस्तेमाल की, जिसने घटिया इल्ज़ामात लगाए, जिसने बकवास की शिफा यूसुफजई के खिलाफ, वो यहां पर बैठ के बिलावल के सामने, सारों के सामने वो तासुर ये दे रहा है कि शिफा यूसुफजई जो है वो एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हुई। उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि शिफा यूसुफजई ने FIA से रजू किया। FIA ने, अच्छा यहां पर मैं आपको एक चीज़ रुक के ये बता दूं कि शिफा यूसुफजई के खिलाफ जब ये वीलॉग हुआ तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप क्या कहते हैं कि शिफा को इस पर क्या करना चाहिए। मेरी शिफा से बात नहीं हुई थी, उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं क्या होना चाहिए। मैंने कहा यार इस बंदे ने बात की है, 2000 व्यूज़ भी नहीं है उसके, शिफा यूसुफजई इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी तो ऐसे ही उसको इंपॉर्टेंस देने वाली बात है, लानत भेजें, उसने किया है, क्या ज़रूरत है जवाब देने की। लेकिन फिर मुझे उसी दोस्त ने बताया कि शिफा यूसुफजई ये समझती हैं कि अगर उन्होंने काफ़ी दिन वो मुशावरत करती रही, उनकी ज़ाहिर फैमिली भी डिस्टर्ब थी और उनके इस तरह के घटिया और गलीज इल्ज़ामात लगाए गए, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं मुझे किसी मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए, वरना कल को यही कहेंगे कि देखें जी अगर इल्ज़ामात गलत है तो आपने किसी फोरम से रजू क्यों नहीं किया। हालांकि मेरी ये राय थी कि इस पे उनको कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद असद नूर ने बताया कि हम हाई कोर्ट चले गए, इस्लामाबादी कोर्ट चले गए, इस्लामाबादी कोर्ट ने मेरी तलबी का नोटिस जो है उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन यहाँ पर असद नूर ने आगे नहीं बताया कि जो लास्ट हियरिंग थी 2 जून वाली, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून को थी, ये कब थी जब मैंने समात का हवाला आपको बताया 2 जून को थी, जिसका तहरीरी ऑर्डर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है अतर मिनल्ला साहब ने, उसमें एक रिलीफ जरूर दिया अतर मिनल्ला साहब ने असद नूर को, और वो रिलीफ ये दिया कि इसको कोई गिरफ्तार वगैरह नहीं किया जा सकता। लेकिन ये उन्होंने लिख दिया है कि असद नूर के खिलाफ जो शिफा यूसुफजई की कंप्लेंट है वो नेचुरल पर्सन के खिलाफ है, लिहाजा इसको आज़ादी इज़हार राय के ड्रामे में जो है वो नहीं लिया जा सकता है। जो ड्रामे किए जाते हैं कि आज़ादी इज़हार राय है तो उसको दबाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि FIA तहकीकात जारी रखे, लेकिन असद नूर के खिलाफ कार्रवाई अभी कोई भी नहीं की जाएगी। उसके बाद
उन्होंने कहा कि असद तूर कहता है कि मुझे जो है वो दो लोगों ने बहुत क्लियर तफसीलात बताई कि मेरे साथ क्या हो सकता है, और जो तफसीलात बताई वो दो लोगों के पास महफूज है। वैसे ही बताते नहीं हैं, हामिद मीर साहब भी कहते हैं ये भी हो गया वो भी हो गया, बताएंगे, बताते नहीं हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बताया गया कि ईद के बाद तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, सिविल मिलिट्री पे बात करना छोड़ दो, तुम हेल्थ और एजुकेशन पर बात करो, अव्वल तो वीलॉग करना ही छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरी एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर एक्सपर्टीज नहीं है, और दोस्तों ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, तो मैं तो यूट्यूब चैनल चलाऊंगा। वो कहते हैं कि ईद के बाद अटैक से एक रात पहले कुछ दोस्त मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ यूट्यूबर्स को हायर किया गया है, जिनको 50,000 महाना पर यूट्यूबर्स को हायर किया गया है, वो आपके खिलाफ वीलॉग करेंगे। तो वो कहते हैं, असद तूर कहते हैं मैंने कहा कि अगर यही करना था ईद के बाद मेरे खिलाफ तो करें, कोई मसला नहीं, और भी लोग तनकीद करते हैं, ये भी कर लें। वो कहते हैं, असद तूर ने कहा कि उससे अगली रात मैं घर पर था, टीवी देख रहा था, बेल बजी, फर्स्ट फ्लोर तक जो भी आएगा वो सोच समझ कर आएगा, बिल्डिंग के जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, बेल बजी, मैंने खिड़की से देखा तो एक अजनबी शख्स नजर आया, मैंने उसको देखा। तो जब आपको पता चल गया था खिड़की से कि अजनबी शख्स है तो दरवाजा खोलेंगे, फिर क्या जरूरत थी। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उसको देखा, मुझे लगा कि ये गलती से आ गया या कुछ जानने वाला है। मैंने दरवाजा खोला, पूछा कि क्यों आए हो, तो वो घबराया हुआ था वो बंदा जो बाहर खड़ा था। उसने कहा जी मैं बिल्डिंग से आया हूँ, बिल्डिंग का काम है। तो असद तूर कहते हैं कि मैं 3 साल से वहां रहता हूँ, सब स्टाफ को जानता हूँ, एक एक मेंबर को जानता हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हो चुका था कि दरवाजा खोलकर मैंने गलती की है, दरवाजा बंद नहीं, अब मैं दरवाजा बंद नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि मैं लॉबी में निकल आता हूं, ताकि अगर ये मुझे पकड़ने लगते हैं या मारने लगते हैं तो मैं शोर करूंगा, कैमरे में भी आ जाएगा, लोग कुछ आ जाएंगे। अभी मैं सोच ही रहा था कि कदम बाहर रखूं, तो वो शख्स भी मेरे ऊपर नजर रखे हुआ था, उसने पूरी फोर्स से मुझे अंदर धकेला, मैं गिर गया। 2 लोग और आ गए, उन्होंने कहा हम ISI हैं, पिस्तौल निकाल कर रखा, और अगर कहा कि अगर शोर मचाए तो गोली मार देंगे। और फिर वो कहता है, असद तूर मुझसे सवाल किया गया कि तुम्हें फॉरेन फंडिंग होती है और तुम ISI का नाम क्यों लेते हो। मैंने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट आप जाके देख लें, अगर आप ISI हैं तो आप जाके देख लें। फिर मुझे बांधा, मुझे नारे लगवाए, पिस्टल के बट मारे गए, और 2 लोग जो वहां पर खड़े थे वो फोन इस्तेमाल करते रहे, एक को तो कॉल भी आई, और जियो फेंसिंग हो सकती थी, और फिर उन्होंने मुझे मारा पीटा। असद तूर ने एक इंटरेस्टिंग बात की, वो कहते हैं कि मैं कोई बड़ा साफी नहीं हूं, लेकिन चंद दिन मैं टीवी चैनल्स की हेडलाइन में रहा, जियो की खास तौर पे, तो अब लोग मुझे मास्क में पहचान लेते हैं कि तुम असद तूर हो। तो ये जो हमलावर हैं उनकी भी तो CCTV फुटेज चली है, उनको लोग क्यों नहीं पहचानते। यानी लोग देखें ना, असद तूर साहब को पहचान लेते हैं, उनको पहचान ही नहीं रहे, कोई बंदा बता ही नहीं रहा कि वो बंदे कौन थे। तो ये इसका मतलब है पूरे करोड़ों लोग जो टीवी देखते हैं ना वो भी मिले हुए हैं ISI के साथ। वरना जो असद तूर को पहचान लेते हैं मास्क में, वो उन बंदों को नहीं पहचान सकते जिन्होंने वो हमला किया इनके ऊपर, वो जो निकले थे जिनकी CCTV फुटेज मौजूद है। तो ये सारे लोग, करोड़ों लोग मिले हुए हैं ISI के साथ, वरना तो असद तूर को पहचान लेते हैं, तो उनको क्यों नहीं पहचानते। उसके बाद जनाब असद तूर ने कहा फिंगरप्रिंट्स मिले, SSP अताउर रहमान ने कहा कि ये फिंगरप्रिंट्स हमें ठीक मिल गए हैं, यानी इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और नहीं, उन्होंने कहा कि SSP अताउर रहमान आए, पुलिस वालों ने मुझे कहा कि ऐसा लगता है कि जो लोग आए थे वो ट्रेंड लोग थे। और वो कहते हैं कि इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मैंने मार पड़ने से 2 दिन पहले दी नेशन की एक स्टोरी पे वीडियो की, जिसमें मैंने बताया कि DGI के भाई को चकवाल में नायब तहसीलदार पर प्रमोट कर दिया गया है। मैंने वो स्टोरी की तो इसलिए की कि वो स्टोरी दी नेशन ने वेबसाइट से हटा दी थी। मैंने कहा कि अगर ये सेंसरशिप नहीं है तो ये स्टोरी क्यों हटाई गई है। अगले दिन अखबार में वजाहत आ गई कि लोग इसे गलत मतलब ले रहे थे, इसलिए हमने हटा दी। मैंने उस पर भी वीलॉग किया। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यही वजह थी कि मुझे मारा गया। फिर वो कहते हैं कि हमलावरों ने जब कहा कि हम ISI हैं तो मैं क्यों ना उनका नाम लेता, या तो आप कहते हैं कि FIR में भी आप नाम नहीं ले सकते उनका। फिर उन्होंने शेख रशीद का कहा कि शेख रशीद ने कहा पेशरफ्त हो चुकी है, हम एक बंदे के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन 3 हफ्ते हो गए हैं, कोई प्रोग्रेस सामने नहीं आई। जियो फेंसिंग हो सकती थी, फिंगरप्रिंट्स की चीज़ें हो सकती थी, CCTV फुटेज क्लियर है। और फिर उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो जिसकी नुमाइंदगी करते हैं वो हमें पता है। उन्होंने कहा जी असद तूर का लड़की का चक्कर है, किसी ने कहा जाती लेन देन का मसला है। अगर ये पता चल गया है
कि लेन देन का मसला है तो फिर तो आसान है, फिर तो आप मामला हल करें और पता चल जाएगा। और अगर लड़की का मामला है तो लड़की का आपको पता है तो आप लड़की के भाइयों तक भी पहुंच जाएं तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा ना तो मेरा किसी के साथ लेन देन का मामला है, ना मेरा लड़की वाला चक्कर है, मेरी 37 साल उम्र हो चुकी है, मेरा किसी ऐसा लड़की के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है, लड़की के साथ कोई मामला नहीं है जिसकी वजह से उसके भाई मेरी ज़ात में दिलचस्पी रखते हों। इस पे लाइटर नोट पे एक रुकने का कि खैर तो है ना, 37 साल उम्र हो गई है फिर भी लड़की वाला मामला नहीं है। तो इस पे सब जो है वो कहका लगा, लेकिन उन्होंने मोहसिन दावर ने कहा प्लीज़ प्लीज़ इनको बात करने दें। उसके बाद असदूर ने आखिरी जुमला ये कहा कि इस्लामाबाद में से वही कार्रवाई करते हैं जिनको पता होता है कि हमारी ना तो सेफ सिटी में वीडियो आएगी ना नादरा हमारा रिकॉर्ड देगा। ये असदूर का मुकम्मल बयान है। लेकिन आप सारे सोच रहे होंगे कि बर्फ़ी का जिक्र किया या नहीं किया। वो बर्फ़ी जो उनका तोता है, जो इतना दबंग है, दलेर है कि वो जो ISI का खुद को कह रहे थे, उन पे बर्फ़ी ने हमला कर दिया था और फिर ISI वालों ने उसको भी पिस्तौल दिखा के पीछे कर दिया था बकौल असदूर के। तो लेकिन बर्फ़ी का जिक्र जो है वो इस पूरी ब्रीफिंग में, इस पूरे बयान में नहीं हुआ। आगे मैं आपको बाकी मुनीज़ जहांगीर और बाकियों के बयान बताऊँगा और बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए और क्या क्या बात की। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।